आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल प्रजातंत्र टीवी। नमस्कार, मैं रश्मि, स्वागत है आपका आज की न्यूज बुलेटिन में। लोहारू के ढिगावा में पब्लिक हेल्थ के जेई ने अपनी पत्नी की रोटी सेकने वाले तवे से की निर्मम हत्या। शव का पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लोहारू लाया गया। पति सहित 9 लोगों के खिलाफ दहेज हत्या का मामला हुआ दर्ज। आपको बता दें, उपमंडल के गांव ढिगावा में जन स्वास्थ्य विभाग के एक युवा जेई द्वारा अपनी पत्नी की कथित रूप से रोटी सेकने के तवे से हमला कर निर्मम हत्या किए जाने का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। घटना देर रात की बताई जा रही है। वहीं हत्या के बाद मंगलवार सुबह आरोपी जेई ने ही इसकी सूचना कथित रूप से डायल 112 की टीम को दी, जिसके बाद लोहारू पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई और कार्रवाई शुरू कर दी। कार्रवाई शुरू करते हुए मृतका के शव को कब्जे में ले लिया और उसे पोस्टमार्टम के लिए लोहारू सीएचसी के शवगृह में पहुंचा दिया। हालांकि देर शाम तक लोहारू थाना पुलिस मामले की कार्रवाई में जुटी हुई थी और मृतका के पिता वजीर सिंह की शिकायत पर दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मिली जानकारी के अनुसार लोहारू निवासी आरोपी जेई लोकेश कुमार अपनी पत्नी प्रवीणा के साथ पिछले कुछ महीनों से ढिगावा में एक किराए के मकान में रहता था। दोनों का मई 2023 में ही विवाह हुआ था। बताते हैं कि बीती देर रात पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया था कि जेई लोकेश ने रोटी सेकने वाले तवे से कथित रूप से अपनी पत्नी प्रवीण की हत्या कर दी। जानकारी के अनुसार आरोपी जेई लोकेश ने ही इस वारदात की सूचना डायल 112 पर फोन कर पुलिस को दी थी, जिसके बाद लोहारू पुलिस थाना टीम थाना प्रभारी रमेश चंद्र के नेतृत्व में मौके पर पहुंच गई। वहीं घटना की सूचना के बाद सिवानी के डीएसपी जय भगवान और मृतका के परिजन भी मौके पर पहुंच गए। मौके पर खून से सने मृतका के शव को कब्जे में लेते हुए पुलिस ने फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम को भी मौके पर बुला लिया, जिसके बाद फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए और बाद में मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए लोहारू के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के शवगृह में रखवा दिया। लोहारू पुलिस देर शाम तक मृतका के पिता वजीर सिंह के बयानों को दर्ज करने में जुटी हुई थी। मृतका के शव का चिकित्सकों के बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाने की बात सामने आई है। पुलिस ने किया है 9 लोगों के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज। ढिगावा में घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे लोहारू थाना प्रभारी रमेश चंद्र ने बताया कि प्रवीण का विवाह 2023 में लोहारू के लोकेश के साथ हुआ था। मृतका प्रवीण के पिता वजीर सिंह ने उसकी बेटी की दहेज के लिए हत्या किए जाने की शिकायत की है। शिकायत के आधार पर पति लोकेश के अलावा सास, ससुर, ननद व नंदोई के साथ 9 लोगों के खिलाफ दहेज का मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि शव का पोस्टमार्टम चिकित्सकों के बोर्ड से करवाया जाएगा, जिसके लिए शव को भिवानी सामान्य अस्पताल के लिए रेफर किया गया है। उन्होंने बताया कि डायल 112 के माध्यम से पुलिस को घटना की जानकारी मिली थी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई और जांच पड़ताल में जुट गई। क्या मामला था? किन धाराओं पर मामला किन के खिलाफ दर्ज किया गया? एक प्रवीण नाम की लेडी थी, गांव बागनवास की। उसकी शादी हुई थी लोहारू में 2023 में। तो आज उसके वो पति पत्नी वहाँ रह रहे थे ढिगावा, तो उसके पति द्वारा उसकी हत्या की गई है। तो उसके पिता ने एक दरखास्त पेश की है, भाई मेरे लड़की की हत्या दहेज के लिए की है। तो किन धाराओं में मामला दर्ज किया? क्या ये दहेज हत्या की धारा में इसका मामला दर्ज किया गया। उसकी हत्या किस द्वारा? सिर में चोट मारने से उसकी है। उसके पोस्टमार्टम में जो है ना, उसका के बाद पता लगा कि किस हथियार से किस पर्चा दर्ज होगा। तो कितने लोगों के खिलाफ मामला दर्ज है? उसके पति और उसके सास, ससुर, ननदे और नंदोइया के खिलाफ पर्चा दर्ज किया। 304 भी का। इसमें जो सूचना है वो कैसे मिली थी और आरोपी को गिरफ्तार किया गया? 112 पे कॉल गई थी। इसके 12 पे कॉल होने के बाद हम मौके पे गए थे
वहाँ जाके पता लगा तो उसके वारसान को बुलाया गया और उसके वारसान आने पर ये दरखास्त पेश करी। किसी गिरफ्तारी हुई कि नहीं? अभी गिरफ्तारी नहीं की गई, पूछताछ करके जैसे भी सबूत गुजरेंगे उस आधार पर तफ्तीश में गिरफ्तार किया जाए। पोस्टमार्टम कहाँ करवाया जाएगा? पोस्टमार्टम सेतसी लोहारू में डेड बॉडी रखी हुई है और यहाँ पोस्टमार्टम के लिए पेश कर दिए कागजात, लेकिन इन्होंने वहाँ बोर्ड के लिए यहाँ उपलब्ध न होने के कारण GH भिवानी रेफर कर दी गई है, जिसका कल पोस्टमार्टम कराया जाएगा। वहीं अगली खबर, वेदनाथ महंत वेदनाथ ने दूसरे दिन श्याम सुंदर सनातनी की 7 दिवसीय पदयात्रा कराई गई शुरू। जोगीवाला मंदिर के महंत वेदनाथ ने कहा कि हर जन जन में भगवान राम बसे हैं, हर व्यक्ति की भगवान राम में आस्था है। 22 जनवरी को सैकड़ों वर्षों बाद अयोध्या में राम मंदिर में राम जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी, जिसको लेकर सभी उत्साहित हैं। इस दिन लोग सनातनी दिवाली मनाएंगे। अपने घरों के अलावा गांव के मंदिरों में भी LCD पर अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा का दृश्य देखें और जश्न मनाएं। उन्होंने मंगलवार को सर्व समाज सेना के अध्यक्ष श्याम सुंदर सनातनी द्वारा 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले राम मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा पर होने वाले कार्यक्रम की सफलता के लिए लोगों को न्योता देने के लिए शुरुआत की। 7 दिवसीय पदयात्रा को दूसरे दिन शुरू करवाया। इस दौरान श्री राम के जयकारों से क्षेत्र गूंज उठा। करीब पौने घंटे तक श्रद्धालुओं ने भगवान श्री राम के जयकारे लगाए। इस दौरान महंत वेदनाथ ने बताया कि देश की जनता 22 जनवरी को दूसरी बार सनातनी दिवाली मनाएगी, क्योंकि इसी दिन भगवान राम जी की घर वापसी हो रही है। 500 साल बाद राम जी की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा होगी। यह क्षण देश की जनता के लिए ऐतिहासिक होगा। मंगलवार को शुरू करवाई गई पदयात्रा गांव कोंट उमरावत सांगा कायला के बाबा शिलगर मंदिर में पहुंची। यहां पहुंचने पर सर्व समाज सेना के अध्यक्ष श्याम सुंदर सनातनी ने 5-5 ध्वज तथा 101 दीपक वितरित किए। 22 को घर व गांव के मंदिर में मनाए जश्न। श्याम सुंदर सर्व समाज सेना के अध्यक्ष श्याम सुंदर सनातनी ने बताया कि पदयात्रा के दौरान प्रत्येक गांव में जा रहे हैं ताकि 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के वक्त गांव व मंदिरों में दीपक जलाएं। इस दौरान लोगों को हर घर में राम का न्योता व धर्म के प्रति जागरूक किया जाएगा। चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बदौलत ही 5 शतकों के बाद अयोध्या में श्री राम मंदिर में भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो भगवान राम की जो प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में 22 जनवरी को होगा, उसी के उपलक्ष्य में पूरे देश के अंदर और पूरे विश्व के अंदर जागृत करने के लिए कि हर जन जन के अंदर जो राम बसा हुआ है उसकी उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। उसी के उपलक्ष्य में आज पद यात्रा का जो स्वरूप भाई श्याम सुंदर ने चला रखा है, ये सभी गांवों में जाकर के सभी भक्तों को, सभी मंदिरों में और भक्तों को मिलकर के सबको आह्वान करेगा और सबको जागृत करके उस राम का नाम का गुणगान कराएंगे। और 22 जनवरी को सभी के उत्सव के रूप में मनाने के लिए हर घर में, हर उसमें दिवाली के उपलक्ष्य जिस तरह हम करते हैं उसी के उपलक्ष्य में हजारों दीप ज्योति के जला करके करेंगे और दिन में लाइव जहां भी हो रहा होगा वहां बैठ करके उनका करेंगे। कहीं हर जगह मंदिरों में या कहीं सामूहिक जगह पर सुंदरकांड का पाठ किया जाएगा, कहीं रामायण का, कहीं कीर्तन भजन और उसके उत्साह मनाया जाएगा। उसी के उपलक्ष्य में भाई श्याम सुंदर ने समाज सेवी के रूप में समाज की सेवा के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम कर रखा है, इसको मैं आशीर्वाद देता हूँ और धन्यवाद। जय जय का दूसरा दिन कौन कौन से गांव में रहेगी और आगे क्या अपील करेंगे? कल 15 तारीख से हमने यात्रा की शुरुआत की है और आज हमारे जोगीवाला मंदिर से महाराज वैद्यनाथ जी का आशीर्वाद लेने के लिए और महाराज जी ही आज हरी झंडी दिखाएंगे। और कल जो हमारा प्रोग्राम था, जिस भी गांव में गए, हम प्रत्येक गांव में हमने आह्वान किया है कि भाई 22 तारीख को एक सनातनी दिवाली मनानी है और अपने गांव के मंदिर में ही लाइव स्क्रीन लगा के और वहां प्राण प्रतिष्ठा देखनी है और भजन कीर्तन करना है
और ये दिवाली जो हम पहले मनाते थे कार्तिक मास में, वो तो मन ही रही है। दूसरी दिवाली ये सनातनी के नाम से मनाई जाएगी और हर गांव में आह्वान कर रहे हैं प्रत्येक घर में कि 5 दीपक जलाओ। और दिवाली को जो रसोई बनाते थे हम वही रसोई बना के एक दूसरी सनातनी दिवाली की शुरुआत हो रही है 22 जनवरी से। आज कौन कौन से गाँव में यात्रा? आज हमारी यहाँ भिवानी जोगी वाला मंदिर से शुरू होके आज कोट जाएगी, उमराव जाएगी, सांगा, कायला, बडाड़ा। कायला में लास्ट स्टॉपेज है हमारा, रात को वहीं विश्राम है। और प्रत्येक गांव में हमें यही आह्वान करना है कि अपने अपने मंदिर में ज्यादा से ज्यादा लोग इकट्ठे होकर के लाइव स्क्रीन लगा के भगवान श्री राम जी का जो 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उसको देखें और एक बहुत बड़ी दिवाली मनाएं। यही संदेश लेके हम जा रहे हैं। जय जय श्री राम। यात्रा का दूसरा दिन कौन कौन से गाँव में रहेगी और आगे क्या फील कर? अगली खबर, मोदी सरकार के फिट इंडिया मिशन को लेकर प्रदेश में सफाई व्यवस्था के साथ साथ जनता के लिए बनाए गए पार्कों को सुंदर बनाने की दिशा में प्रदेश सरकार काम कर रही है। इसी कड़ी में जगाधारी के कुंडी तालाब पार्क, जो कि जगाधारी का एक बहुत बड़ा पार्क है, अब इसका सौंदर्यीकरण कर इसे नया रूप दिया जाएगा। इसके लिए कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने निवर्तमान मेयर मदन चौहान और नगर निगम कमिश्नर आयुष सिन्हा और कई अधिकारियों के साथ कुंडी तालाब पार्क का दौरा किया। कैबिनेट मंत्री ने पूरे पार्क में पैदल घूमकर बारीकी से पार्क की हर व्यवस्था की गहनता से जांच की। उन्होंने निगम अधिकारियों को पार्क का सौंदर्यीकरण करने के निर्देश दिए। पार्क का दौरा करने के बाद मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि जगाधारी शहरवासियों के लिए कुंडी तालाब पार्क बनाया गया है, अब इसका सौंदर्यीकरण किया जाएगा। निगम अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि पार्क की दीवारों को पेंट किया जाए, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था बेहतर हो, फव्वारे लगाए जाएं, दीवारों पर समाज को अच्छा संदेश देने संबंधित स्लोगन लिखे जाएं, पार्क में उगे घास की कटिंग कराई जाए, ओपन जिम को व्यवस्थित रखा जाए, पार्क में शरारती तत्व, पौधे, ओपन जिम उपकरणों, स्ट्रीट लाइट, सफाई व्यवस्था बनाए रखने व अन्य सुविधाओं को नुकसान न पहुंच सके, इसके लिए यहां पर कर्मचारी तैनात किए जाएं। उन्होंने कहा कि पार्क को डेवलप करने में काफी समय लगता है, धीरे धीरे सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं, इसको सुंदर बनाया जा रहा है, जल्द ही यह पार्क बहुत सुंदर बनेगा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के फिट इंडिया स्वस्थ इंडिया संदेश को लेकर हर नागरिक व्यायाम, सैर, योग व अभ्यास कर अपने शरीर को स्वस्थ रखे। इसके लिए हर पार्क को सुंदर बनाया जा रहा है। हर पार्क में ओपन जिम स्थापित किए जा रहे हैं ताकि हर शहरवासी यहां अभ्यास कर अपने शरीर को स्वस्थ व फिट बनाए रखे। आपको बता दें कि अब कुंडी तालाब पार्क जगाधारी शहर का सबसे बड़ा पार्क है। पहले यहां तालाब होता था जहां गंदा पानी जमा हो जाता था, अब यहां यह सुंदर पार्क कैबिनेट मंत्री कंवरपाल के प्रयासों से डेवलप किया गया है और जल्द ही इस पार्क का एक नया रूप जनता को देखने को मिलेगा। नाम से पार्क है और यहाँ पे पहले सारा जो कचरा था वो रखता था, लेकिन हमने प्रयास करके यहाँ पे पार्क बनवाया और ये मैं समझता हूँ हमारे शहर का सबसे बड़ा पार्क है। तो एक पार्क को डेवलप करने में काफ़ी टाइम लगता है, तो आज कमिश्नर साहब भी साथ हैं और अन्य अधिकारी भी साथ हैं। कुछ बातें उनके साथ जैसे पेंट करने के लिए, लाइट के लिए और दूसरी चीज़ों के लिए, जैसे जो एक छोटा तालाब है बने उसमें कोई फुहारा लगे तो लोगों को अच्छा फील हो, उसके लिए बातचीत हुई है और उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्दी उस काम को करें। हाँ बिल्कुल, निश्चित तौर से अभी अधिकारियों ने कहा है। प्रायोजक HM राइस, एक बार खाएंगे हर बार HM राइस ही लाएंगे। और सबसे आगे सबसे अलग करतार कंबाइन, भारत के पहले कंबाइन निर्माता। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले 100% हो वहाँ। जहाँ जाए रिश्ते बढ़ाए, गोल्डी मसाले। अब आधा घंटा कपड़ों को भिगोना क्यों?
अगली खबर, भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष एवं सांसद नायब सिंह सैनी ने कहा कि किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाकर देश व समाज को जहर युक्त खाद्य सामग्री से निजात दिलानी होगी। इस प्राकृतिक खेती के लिए केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से योजनाओं को अमली जामा पहनाया गया है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोटे अनाज का प्रयोग करने के लिए प्रेरित करने का काम किया है। इस मोटे अनाज का प्रयोग करने से अपने भोजन की थाली को जहर मुक्त बनाया जा सकता है। प्रदेशाध्यक्ष एवं सांसद नायब सिंह सैनी मंगलवार को लाडवा में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की तरफ से आयोजित जिला स्तरीय पोषक अनाज उत्सव के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा मिशन के कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे। इससे पहले प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद नायब सिंह सैनी, विधायक सुभाष सुधा, पूर्व विधायक डॉक्टर पवन सैनी ने विधिवत रूप से जिला स्तरीय पोषक अनाज उत्सव के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा मिशन के कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके उपरांत जिला स्तरीय पोषक अनाज उत्सव का अवलोकन भी किया गया तथा किसानों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को सुना और उनका समाधान करने के लिए कृषि विभाग के अधिकारियों को कुछ आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान कृषि विभाग की योजनाओं को अंतर्गत लाभार्थियों को सम्मानित भी किया गया। प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार ने हमेशा किसानों के हित की बात की है। इस सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सम्मान समृद्धि योजना के तहत सीधा किसानों के खातों में दवाइयों व अन्य कार्यों के लिए पैसा जमा करवाने का काम किया है। इसके अलावा किसानों के फसलों का एमएसपी देने का काम किया है और सरकार का प्रयास है कि किसानों की आय को दुगना किया जाए। विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि सरकार ने किसानों के हित में कई योजनाएं लागू की है। इन योजनाओं तहत किसानों को पॉली हाउस लगाने, फव्वारा प्रणाली से सिंचाई करने के लिए भारी भरकम सब्सिडी देने का काम किया गया है। पूर्व विधायक डॉक्टर पवन सैनी ने मेहमानों का स्वागत करते हुए कहा कि सरकार ने किसानों के जीवन को सहज और सरल बनाने का काम किया है। ये सरकार हमेशा किसानों के सुख दुख के बारे में चिंता करके योजनाएं तैयार करती है। इस मौके पर वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर हरिओम ने किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने पर बल दिया। उन्होंने देसी गाय के गोबर व मूत्र से जीवो अमृत बनाकर फसलों में डालने की सलाह दी। डॉक्टर अनुज कुमार, वैज्ञानिक, भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान केंद्र करनाल ने किसानों से मोटे अनाज की खेती व खान पान के महत्व के बारे में बताया। डॉक्टर सीवी सिंह, वरिष्ठ वैज्ञानिक, ने बाजरा, रागी, सामक, कोंदरा को चीनी अनाज के बारे में किसानों से चर्चा की। मेरा सौभाग्य है कि आज आप सब महानुभाव के दर्शन करने का अवसर मिल रहा है। अधिकारियों ने पिछले दिनों कहा कि लाडवा में किसान मेले का आयोजन किया जा रहा है और उसमें आपने रहना है। मोटे अनाज के ऊपर चर्चा होगी और मेरा ये सौभाग्य है कि आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आप लोगों से मिलने का मुझे अवसर मिला है। हमारे मलिक साहब ने और हमारे डॉक्टर सीवी सिंह जी ने मोटे अनाज के बारे में बताया है। 2023 हमारे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने यूएनओ के अंदर जब ये प्रस्ताव रखा, उन्होंने कहा कि हमें मोटे अनाज का उपयोग करना चाहिए। हम उस मोटे अनाज को भूल गए थे। हमारे बुजुर्ग मोटे अनाज को उत्पादन करते थे, मोटा अनाज ही खाते थे, परंतु एक ऐसा प्रचलन चला कि इस मोटे अनाज को ही हमने छोड़ दिया। और जब हमने वो छोड़ा, ये भाग दौड़ की जिंदगी है, तेज रफ्तार
इस भाग दौड़ की और तेज रफ्तार की जिंदगी के अंदर कहीं ना कहीं व्यक्ति ये भी सोचता है कि ज्यादा पैदावार हो। पैदावार मोदी सरकार की गारंटी, किसानों को हर साल रुपए 6,000, 11 करोड़ 80 लाख किसानों को अब तक 2,60,000 करोड़ रुपए की सहायता। हमारा संकल्प विकसित भारत। नया नाइल शैम्पू पीएच बैलेंस्ड विद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, यानी बालों की जेंटल केयर। न्यू स्पिन्स बेबी प्रो फेस क्रीम। अगली खबर, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश उत्सव पर अंबाला के गुरुद्वारा श्री लखनौर साहिब पहुंचे। गुरुद्वारा साहिब में माथा टेक सभी को श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश उत्सव की शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्होंने श्री गुरु गोविंद सिंह जी के लिए एक गीत भी गाया, हिंद तेरे शान बदले, और साथ ही राजनीति पर पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए विपक्ष को भी आड़े तो लिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आज अंबाला पहुंचे, जहां श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश उत्सव के अवसर पर अंबाला स्थित लखनौर साहिब गुरुद्वारा में माथा टेका व गुरु साहिब का आशीर्वाद लिया। इस दौरान सीएम हरियाणा ने गुरु गोविंद सिंह जी के लिए एक गीत भी गाया। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि आज श्री गुरु गोविंद सिंह जी के जन्म दिवस पर वे अंबाला के लखनौर साहिब गुरुद्वारा पहुंचे हैं और यहां आकर उन्हें बहुत ही प्रसन्नता हुई है और पूरा देश श्री गुरु गोविंद सिंह जी का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। इसलिए वह भी आज गुरु गोविंद सिंह जी के नानका गांव लखनौर माथा टेकने व उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं। साथ ही राजनीति से जुड़े एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि जो लोग कहते हैं कि सभी कार्यक्रम भाजपा के हैं, उन्हें वह यह कहना चाहते हैं कि आने वाले समय में भी भाजपा आने वाली है और यह बीजेपी का ही युग है। ऐसी प्रतिक्रिया देने वाले बिस्तर में ही बैठे रहे। उन्होंने श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश उत्सव की सभी देशवासियों व प्रदेशवासियों को ढेरों ढेरों बधाइयां दी। आज हमको पता है कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी का आज जन्मदिन है। उनकी जयंती सारे देश और दुनिया में बड़े हर्षोल्लास से मनाई जा रही है और मुझे भी आज ये जो अवसर मिला है कि गुरु नानक देव जी का जो नानका परिवार है, उनका गुरु गोविंद सिंह जी का जो नानका गांव है लखनौर साहब, श्री लखनौर साहब गुरुद्वारा में आकर के मुझे उनको श्रद्धांजलि देने का भी अवसर मिला और बहुत ही अच्छा यहाँ लगा और मैं आप लोगों के माध्यम से समस्त जन को इस गुरुपर्व की बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ। राहुल गांधी कह रहे हैं कि बीजेपी का दिवस है 22 तारीख को, इसलिए कांग्रेस नहीं जा रही। अब देखिए वो क्या कह रहे हैं, ये जो दिवस होते हैं सारे ही बीजेपी के दिवस हैं, उनका दिवस तो कोई है नहीं। इसलिए बीजेपी के दिवस हैं, बीजेपी का साल है, बीजेपी का युग है। इसलिए इस बीजेपी युग में सब लोग अपने अपने बिस्तर को गोल करके जाकर बैठ जाए। बीजेपी आगे आने वाली, जनता सारी बीजेपी के साथ है। काफी घोषणाएं थी आपकी अंबाला में, काफी प्रोजेक्ट रुके पड़े। आज तो श्री गुरु गोविंद सिंह जी के जन्मदिन के ऊपर सभी को बहुत बहुत बधाई। मोदी सरकार की गारंटी, किसानों को हर साल रुपए 6,000, 11 करोड़ 80 लाख किसानों को अब तक 2,60,000 करोड़ रुपए की सहायता। हमारा संकल्प विकसित भारत। नया नाइल शैम्पू पीएच बैलेंस्ड विद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, यानी बालों की जेंटल केयर। न्यू स्पिन्स बेबी प्रो फेस क्रीम, तेल मेकअप जैसा निखार। वहीं अगली खबर, अंबाला में श्री गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व बड़ी श्रद्धा और धूमधाम से मनाया गया। संगत ने गुरु के आगे नतमस्तक हो आशीर्वाद लिया। आपको बता दें, अंबाला में आज सभी गुरु घर में श्री गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व बड़ी श्रद्धा एवं धूमधाम से मनाया गया। जंडली के पुरातन गुरु घर में भी भारी संख्या में संगत ने गुरु घर में माथा टेक कर गुरु का आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर गुरु घर में श्री ग्रंथ साहिब जी के पाठ किए गए और कीर्तन किया गया, जिसमें संगत ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कड़ाके की ठंड में संगत का उत्साह देखने वाला था। गुरु का लंगर बांटा गया, जिसमें दाल, रोटी, सब्जी, जलेबी, चावल, खीर, प्रसाद वितरण किए गए। श्रद्धा से लंगर की सेवा की गई। सभी ने पंगत में बैठकर प्रसाद ग्रहण किया। गुरु घर के सेवक लखविंदर सिंह ने गुरु गोविंद सिंह जी की जानकारी दी। गुरु सबका भला चाहते हैं, सारा संसार सुखी हो, इसकी प्रभु से प्रार्थना करते हैं।
जो गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के ये पर्व पे बनाया नज़ारा है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਟੀਵੀ ਰਾਹੀਂ ਮਦਦ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਪਿੰਡ ਜੰਡਲੀ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਅਥਾਹ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅੱਜ तीसरे दिन गुरबाणी के भोग पाए गए ने। उपरंत हरिजस कीर्तन होया है, गुरु का लंगर टुट वरत रहा है। बेअंत संगतां तन मन धन दे नाल सेवा करके गुरु घर दीयां खुशियां प्राप्त कर रही ने। सतगुरु पातशाह जी सबना ते मेहर परै सिर ते हत्थ रख के अपने चरनां नाल जोड़ के रखण, भजन बंदगी का प्रताप कराउण, दुखा विघ्नां कलेसां का नाश करके अपने गुरपुरब ते शहीदी दिहाड़े मनाउण दा संगतां विच उत्साह पैदा करी रखण। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। नया घर जिद्दी से जिद्दी दाग करे जल्दी से जल्दी साफ। अगली खबर, भिवानी सर्व समाज सेना द्वारा बुधवार को निकाली गई पदयात्रा के दौरान लोगों ने जमकर राम जी के जयकारे लगाए। छोटी काशी जयकारों से गूंज उठी। इस अवसर पर सर्व समाज सेना के अध्यक्ष श्याम सुंदर सनातनी ने कहा कि 22 जनवरी को अयोध्या में राम जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा समारोह ऐतिहासिक होगा, जिसका लाइव प्रसारण कहां जब सर्व समाज मैंने कहा अभी जब आपने 1 मिनट कहा उसके बाद कहा उस टाइम कहा ठीक है ठीक है अध्यक्ष श्याम सुंदर को हो गया था उल्लेखनीय, ऐसे कर दूं? नहीं उल्लेख
22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले राम मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा पर होने वाले कार्यक्रम की सफलता के लिए लोगों को न्योता देने के लिए शुरू की गई 7 दिवसीय पदयात्रा को तीसरे दिन भिवानी से शुरू की गई और गांव नौरंगाबाद फूलपुरा बामला पहुंची। पदयात्रा के प्रति लोगों में जबरदस्त उत्साह देखा गया। जिस भी इलाके से पदयात्रा निकली वह इलाका श्री राम के जयकारों से गूंज उठा। लोगों ने फूल बरसाकर पदयात्रा का स्वागत किया। गांव फूलपुरा के मंदिर में यात्रा के पहुंचने पर सर्व समाज सेना के अध्यक्ष श्याम सुंदर सनातनी ने 5-5 ध्वज तथा 101 दीपक वितरित किए। ये जो सर्व समाज सेना द्वारा हमारे बड़े भाई श्याम सुंदर जी शर्मा के नेतृत्व में जो यात्रा का संचालन हो रहा है, इस यात्रा को लेकर के हम गांव-गांव, गानी-गानी और शहर के प्रत्येक वार्ड में जाने का काम कर रहे हैं। तो लोगों के अंदर इस 22 तारीख को लेकर के भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के बहुत ही जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है और ऐसा हम लोगों का अनुमान है लोगों के उत्साह को देखते हुए कि एक बहुत बड़े त्योहार के रूप में ये सनातनी त्योहार, ये दीपावली सनातनी दीपावली है, वो लोग मनाने का काम करेंगे। इसी उम्मीद और आशा के साथ जितनी माताएं और बहनें, इनका भी जोश खरोश देखते हुए नहीं बनना है। हजारों की संख्या में हमारे काफिले के साथ में माताएं बहनें चलती जा रही हैं और गांव-गांव, गानी-गानी में लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। गाँव में अपनी यात्रा रही है, अपनी ये यात्रा ये गाबरी रूट के जितने भी हालवास, नीमली वाला, कितलाना, ये गोविंदपुरा, इन गाँव में से होते हुए और कल ये कायला, सांगा, बडाला, इन गाँवों की यात्रा अपनी संपूर्ण हो चुकी है और भिवानी के भी इसमें 6 वार्ड हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और आगे की जो यात्रा है वो अनवरती 22 तारीख तक चलती जाएगी। तो लोगों का जोश और खरोश देखने को और जो लोगों का प्यार, आशीर्वाद और ये सहयोग इस यात्रा को मिल रहा है, इसमें जितने भी हमारे यात्री सहभागी हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, नौजवान हैं, उन सभी का जो सहयोग मिल रहा है उस सभी के सहयोग के लिए सभी ग्रामवासियों, शहरवासियों, प्रत्येक वार्डवासी, मोहल्लेवासी का मैं तहे दिल से हमारे संगठन की तरफ से और हमारे बड़े भाई श्याम सुंदर जी सर की तरफ से तहे दिल से सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इसी प्रकार से 22 तारीख तक। वहीं अगली खबर, इनेलो पार्टी द्वारा सुनील लांबा को हलके का प्रभारी मनोनीत किए जाने पर कार्यकर्ताओं ने यहां पार्टी कार्यालय में उनके सम्मान में समारोह का आयोजन किया। सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए सुनील लांबा ने कहा कि इनेलो पार्टी सभी कार्यकर्ताओं को पूरा मान सम्मान देती है। उनके कार्यालय में चलाई गई जन कल्याणकारी योजनाओं का जनता आज भी फायदा उठा रही है। सभी कार्यकर्ता पार्टी को मजबूती प्रदान करने के लिए जन जागरूक अभियान चला रहे हैं और लोगों को पार्टी से जोड़ा जा रहा है। सुनील लांबा ने सभी भिवानी हलके के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी लगाई, जिसमें सभी भिवानी हलके के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इनेलो जिला अध्यक्ष ओबीसी सुनील स्वामी हालूवालिया ने अशोक जांगर, रिंकू स्वामी को पार्टी से जोड़कर सदस्यता ग्रहण करवाई। सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों ने पार्टी सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला, एलानाबाद के विधायक अभय सिंह चौटाला सहित अन्य का आभार जताया। को इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने पूरे हरियाणा प्रदेश में 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में हर विधानसभा क्षेत्र में प्रभारी नियुक्त किए हैं। तो इसी एवज में श्री सुनील लांबा जी को भिवानी का हल्का प्रभारी नियुक्त किया गया है। श्री सुनील लांबा जी, आपकी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की आने वाले समय में क्या रूपरेखा होगी भिवानी हल्के के लिए? आज हम सभी पार्टी के दिशा निर्देश के अनुसार सभी यहाँ पार्टी के जो बड़े साथी के भिवानी हल्के के, चाहे वो शहरी क्षेत्र से, सभी वार्डों से, ग्रामीण क्षेत्र से सभी साथी इकट्ठे हुए और जो पार्टी का आगे 31 जनवरी तक सभी पार्टी के जो आगे संगठन को मजबूत करने का काम है और सदस्यता अभियान का काम है, उसके लिए हमने समय निर्धारित किया है, काम किया है, ताकि सभी में हम 31 जनवरी तक पूर्ण रूप से, चाहे वो
शहर के सभी वार्ड हैं या सभी गांव हैं, सारा संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। और 5000 का हमने टारगेट रखा है सदस्यता अभियान का। 5000 का हम टारगेट 31 जनवरी तक सभी साथियों ने विश्वास दिलाया है कि हम पूरा करने का काम करेंगे। इंडियन नेशनल लोकदल ने जो आगे अपनी भविष्य की रणनीति बनाई है, जो घोषणाएं इंडियन नेशनल लोकदल के बारे में, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? उसको पब्लिक के बीच में कैसे लेके जाओगे? इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी एक ऐसी पार्टी रही है जो हर वर्ग से, गरीब आदमी से जुड़ी हुई रही है। और पुराना अगर चौधरी देवीलाल के समय का इतिहास उठाकर देखें तो इस हरियाणा ही नहीं, हिंदुस्तान में अगर आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए किसी ने शुरुआत करी है अच्छे कामों के लिए, उनकी भलाई के लिए, तो उस पार्टी का नाम इंडियन नेशनल लोकदल है। चौधरी देवीलाल ने चाहे पेंशन जैसी योजनाएं, चाहे कर्ज माफी जैसी, हमारे दलित भाइयों के लिए, बैकवर्ड भाइयों के लिए अलग से नंबरदारी की प्रथा अलग। मोदी सरकार की गारंटी, किसानों को हर साल रुपए 6,000, 11 करोड़ 80 लाख किसानों को अब तक 2,60,000 करोड़ रुपए की सहायता। हमारा संकल्प विकसित भारत। स्वच्छता के मामले में भिवानी शहर को देश के पहले पायदान पर लाने के उद्देश्य से श्री अग्रवाल सभा भिवानी ने अब अपने कदम आगे बढ़ाए हैं तथा शहर को स्वच्छ बनाने के अभियान में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए गंदगी को उठाने की बजाय गंदगी को पैदा होने पर रोकने की दिशा में कार्य किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में श्री अग्रवाल सभा द्वारा डिस्पोजल व थर्माकोल के ग्लास, चम्मच व प्लेटों पर अग्रवाल समाज के कार्यक्रम में बैन लगाने व अन्य लोगों से भी इस दिशा में जागरूकता करने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। इस बारे में जानकारी देते हुए श्री अग्रवाल सभा के प्रशासक सुभाष गोयल ने बताया कि शहर में गंदगी का बड़ा कारण डिस्पोजल व थर्माकोल है, क्योंकि नागरिक डिस्पोजल व थर्माकोल के उपयोग के बाद उसे ऐसे ही फेंक देते हैं जिसका सही प्रकार से निस्तारण नहीं हो पाता, जो कि गंदगी का कारण बनते हैं। इसके निवारण के लिए अग्रवाल सभा भिवानी ने डिस्पोजल व थर्माकोल पर पूरी तरह से बैन लगाए जाने का फैसला लिया है। गोयल ने बताया कि इसके लिए स्थानीय अग्रसेन भवन में 200 प्लेटों का सेट रखा जाएगा, जिसमें चम्मच, ग्लास व प्लेटें होंगी तथा समाज के जिस भी व्यक्ति के घर कोई कार्यक्रम होगा तो वो यहाँ चम्मच, ग्लास व प्लेटें ले सकेंगे, जिसका कोई शुल्क चार्ज नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अग्रवाल सभा भिवानी के इस कदम से काफी हद तक गंदगी पर लगाम लगेगी तथा अन्य लोगों को भी इससे प्रेरणा मिलेगी। उन्होंने आगे बताया, इस प्रकार के छोटे छोटे कदम ही भिवानी शहर को स्वच्छता के मामले में देश भर में अव्वल स्थान पर ला सकेंगे। वहीं श्री अग्रवाल सभा भिवानी के चुनाव के बारे में जानकारी देते हुए अग्रवाल सभा के प्रशासक सुभाष गोयल ने बताया कि चुनाव के बारे में 18 सितंबर को बुलाई गई थी, जिसमें कोरम पूरा न हो सकने पर फिर 31 दिसंबर को तथा अब 28 जनवरी को स्थानीय हालू बाजार स्थित अग्रसेन भवन में मीटिंग बुलाई गई है। उन्होंने बताया कि इस मीटिंग में सभी सदस्यों को चुनावी प्रक्रिया व चुनाव हेतु बनाए गए क्लोजियम की जानकारी दी जाएगी। अग्रवाल सभा भिवानी की चुनाव प्रक्रिया शुरू है, लेकिन उसके निमित्त कॉलेजियम का निर्माण होना है। तो कॉलेजियम का निर्माण करके और वो सूचना आरओ साहब को दे दी थी, तो उसके उन्होंने पत्र के माध्यम से सूचित किया कि एक बार मीटिंग बुलाई जाए और कोरम पूरा होने के बाद एक प्रक्रिया चालू रहेगी। तो उस निमित्त हमने मीटिंग, पहली जो मीटिंग अग्रवाल सभा की जनरल मीटिंग 10 दिसंबर को बुलाई थी। उस मीटिंग में कोरम पूरा नहीं हुआ, तो उसके बाद दूसरी जनरल मीटिंग हमने 31 दिसंबर को यहीं हालू बाजार अग्रसेन भवन में बुलाई। उसमें भी कोरम पूरा नहीं हुआ, तो उस निमित्त रजिस्टर्ड फिल्म सोसाइटी आरओ साहब से बातचीत की, उन्होंने कहा कि तीसरी मीटिंग और बुलाइए। तो उस निमित्त अब अंतिम और तीसरी मीटिंग हमने 28 तारीख रविवार 28 जनवरी 2024 रविवार को हालू बाजार भिवानी से अग्रसेन भवन में सुबह 11 बजे बुलाई। उसमें ये कोरम पूरा करने के लिए, तो कोरम पूरा होता है तो फिर उसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी नियम अनुसार, और कोरम पूरा नहीं होता है तो उसी अनुसार आरओ साहब को ये सारी जानकारी की प्रॉपर सूचना हमने सबको व्हाट्सएप के माध्यम से भी और एसएमएस के माध्यम से भी और अखबार के माध्यम से भी इस
बैठक की सूचना हमने दी है, तो सबको प्रॉपर सूचना हो गई है। अब कोरम पूरा नहीं होता तो उसके उपरांत क्या कार्रवाई की जा सकती है, उस बारे में आरओ साहब को सूचना भेज दी जाएगी। उसके बाद जो लीगल प्रोसीजर होगा उसके अनुसार आगे की कार्रवाई चुनाव प्रक्रिया शुरू करेंगे। आरओ साहब परमिशन करते हैं तो उसके बाद जैसे भी जो समय के है और जो अपना कानूनी प्रक्रिया उसके तहत अग्रवाल सभा के चुनाव हम करवाएंगे। अग्रवाल अगली खबर, सिखों के 10वें श्री गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व भिवानी के गुरुद्वारा सिंह सभा में बड़ी ही श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। देश कौम की खातिर 9 वर्ष की आयु में अपने पिता को कुर्बान करने वाले सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी का आज प्रकाश पर्व गुरुद्वारा सिंह सभा घंटाघर में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर गुरुद्वारा परिसर में लंगर का भी आयोजन किया गया। गुरुवाणी कीर्तन के माध्यम से श्री गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन के बारे में संगतों को विस्तार से गुरमत ज्ञान दिया गया और गुरुद्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने का संदेश दिया गया। इस दौरान श्री गुरुद्वारा परिसर में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान सरदार इंद्रमोहन सिंह ने बताया कि कथावाचन ने गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन के बारे में विस्तार से गुरुवाणी के माध्यम से व्याख्यान किया। श्री गुरु गोविंद सिंह ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था, अपने चारों पुत्रों को धर्म के लिए कुर्बान कर दिया था तथा पिता श्री गुरु तेग बहादुर जी ने हिंदू धर्म को बचाने के लिए अपने शिष्य सहित शहीदी प्राप्त की थी। प्रबंधक कमेटी रेलवे रोड भिवानी, आज बहुत ही शुभ दिहाड़ा है। गुरु गोविंद सिंह जो हमारे 10वें गुरु हुए हैं, इनके बाद कोई भी गुरु नहीं है। गुरु ग्रंथ साहब को हम गुरु मानते हैं और ये 10वें पातशाह है। गुरु तेग बहादुर जी के पुत्र, इनका सारा परिवार इस देश के ऊपर निछावर हो गया है। 4 पुत्र इन्होंने 2 शरारती जीवों में बाए निछावर किए, 2 चमकौर की गढ़ी में हुए थे। इनके पिताजी चांदनी चौक दिल्ली में हुए थे और इनका जन्म पटना साहिब में हुआ था। उन्होंने वो दिया था अपना स्लोगन, चिड़िया से मैं बाग लगाऊं जब गुरु गोविंद सिंह नाम का हो। तो आज हमारे यहाँ सुबह 10 बजे से 15 तारीख से पाठ रखा गया। आज अखंड पाठ साहब का भोग पड़ा 17 तारीख को और उसके उपरांत 12 से 2:30 बजे तक बाबे का कीर्तन दरबार चला। बहुत ही बाबे का टूट लंगर बरत रहा है। बहुत ही संगत जो है उम्मीद से भी आज ज्यादा आ गई है। वाहिगुरु की मेहर है, ये सारे वर्ल्ड में मनाया जाता है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ठीक है। अगली खबर, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या में आगामी 22 जनवरी को होने वाले प्रभु श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में सम्मिलित होने का निमंत्रण पत्र मिला है। इस सिलसिले में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या के महासचिव चंपत राय की ओर से जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला को भेजे गए अपने निमंत्रण पत्र में कहा कि श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में बन रहे भव्य मंदिर में आगामी 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होकर इस ऐतिहासिक कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। माना जा रहा है कि इस भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह में अति विशिष्ट व्यक्तियों को ही निमंत्रण दिया जा रहा है और इसी कड़ी में आज डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के रूप में निमंत्रण देकर मानो पूरे सिरसा जिले को ही गौरवान्वित किया गया है। काबिले जिक्र है कि करीब 500 सालों के संघर्ष के बाद अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर निर्माण हो रहा है, जिस पर समूचे विश्व की निगाहें टिकी हुई हैं। से निमंत्रण आया है और उसके लिए मैं और दिग्विजय दोनों 21 तारीख को अयोध्या जाएंगे। किस तरह उत्साह है जो देखने को मिल रहा है? पूरे देश में लोग हर्षोल्लास के साथ 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन को मना रहे हैं। मैं भी अपने सभी साथियों से, प्रदेशवासियों से, देशवासियों से गुजारिश करूंगा कि ये हर्षोल्लास का विषय है। दीपावली के पर्व की तरह इसे हमें मनाना चाहिए और
सब लोगों के आदर्श थे राम, तो इसमें तो किसी के बारे में कोई अतिशयोक्ति और होनी नहीं चाहिए। कुछ विरोधी पार्टियां, भले ही कांग्रेस है या दूसरी विरोधी पार्टियां, अयोध्या मंदिर का जाने के लिए कहीं ना कहीं विरोध करती हुई, नाराजगी जताते हुए दिखाई दे रही है। राजनीतिक तौर पे विरोध करना एक अलग मैटर है। राजनीति में बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं जिनको लेकर के विरोध करें। राम तो इस देश के थे, इसको लेकर के तो किसी की विरोधता होनी नहीं चाहिए, ये तो गलत है। सर, कुछ आपका ऐसा कोई अनुभव, आप अयोध्या गए हो? मैं तो अयोध्या उस वक्त भी गया था जब ये फैजाबाद होता था, और मुझे 2-3 मरतबा पहले जाने का अवसर मिला है। रामलला के दर्शन पहले टेंट में किए थे, अब मुझे ये सौभाग्य मिला है कि मैं भव्य राम मंदिर में उनके दर्शन करूंगा। कब की बात, कब गए थे आप अयोध्या? बता रहा हूँ ना, जब फैजाबाद होता था तब गया था। 1980 में भी गया था, और उसके बाद भी 2 बार फिर जाने का अवसर मिला है। चंपत राय। खबरों का सिलसिला जारी है प्रजातंत्र टीवी पर, तो देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहे देश का नंबर 1 न्यूज चैनल प्रजातंत्र टीवी।